हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपको बताऊंगा कि 17वीं बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना नंबर लाना होगा। अभी 17वीं बीपीएससी का पीटी जैसा कि 17 नवंबर को होना है, बहुत ही कम समय दिया गया है। विद्यार्थियों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे होंगे, बहुत ऊहापोह की भावना अभी चल रहा है कि बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा, क्या पढ़ना होगा, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और कैसे हमें तैयारी करना होगा। और साथ ही यह भी सवाल मन में होगा कि बीपीएससी पीटी क्वालिफाई करने के लिए कितना नंबर हमें लाना होगा। तो इन सब बातों को हम आज संक्षिप्त वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। इस क्लास में हम यह समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको कितना नंबर लाना होगा और उस नंबर लाने के लिए आपको किन बिंदुओं को ध्यान में रखना होगा। तो आइए, हमारे क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए, यह है बीपीएससी पीटी कट ऑफ। बीपीएससी 17वीं बीपीएससी पीटी का कट ऑफ कितना, सबसे अहम सवाल है कि कितना लाना होगा, किस हिसाब से विद्यार्थी पढ़ें कि इस कट ऑफ को पार कर जाए। क्योंकि ये बीपीएससी का पीटी जो होता है एक तरह से गेट पास होता है, इसका नंबर मेंस में जुड़ता नहीं है, केवल जो है आपको क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए हमें कितना नंबर लाना होगा, क्या पढ़ना होगा, क्या करना होगा, क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगा और किन बातों को छोड़ना होगा और क्या हमारे लिए डूज और डोंट्स हैं, इन सब चीज़ों को भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, पिछले 3 वर्षों का कट ऑफ, पिछले 3 वर्षों का कट ऑफ का विश्लेषण करेंगे और 3 वर्षों में कौन कौन सी एग्जाम हुई है। तो आपका 67वीं बीपीएससी हुआ है, 68वीं बीपीएससी हुआ है और 69वीं बीपीएससी संपन्न हो गया है। ठीक है, इसका इंटरव्यू अभी चल रहा है। तो पिछले 3 वर्षों का कट ऑफ का विश्लेषण करने से ये पता चलेगा कि कितना बीपीएससी का कट ऑफ जा रहा है और कितना नंबर ला के विद्यार्थी पीटी को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए, इसके लिए हमने एक चार्ट बनाया है। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए। बीपीएससी पीटी कट ऑफ लास्ट प्रीवियस 3 मंथ्स, पिछले 3 वर्षों का एक हम एनालिसिस यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि हमें कितना पढ़ना होगा। तो चलिए आइए, तो यहाँ पर हम 3 बीपीएससी को लिए हैं, एक 69वीं बीपीएससी, दूसरा 68वीं बीपीएससी और तीसरा 67वीं बीपीएससी, डिसेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। और यहाँ पर चूंकि बिहार में जो रिजर्वेशन का सिस्टम है, तो सभी वर्गों को रिजर्वेशन दिया गया है, किसी को 10%, किसी को 16%। तो इस प्रकार से जो रिजर्वेशन का प्रक्रिया है, उसी के अनुसार से कट ऑफ भी तय होता है। हर वर्ग, हर कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित किया जाता है और यह हर साल बदलता भी रहता है। तो आइए हम कैटेगरी देखें। तो सबसे पहले यूआर, जो अनरिजर्व कैटेगरी है, इसको जनरल कैटेगरी भी कहा जाता है, उसको रखे हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस, इस अनरिजर्व कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनको रखा गया है। फिर बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा वर्ग, और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, ये एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट, और फिर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है, अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। इतने कुल मिला के 6 कैटेगरी में, ये 6 कैटेगरी में यहाँ पर जो रिजर्वेशन का प्रावधान है ये अनरिजर्व्ड है, बाकी सभी को रिजर्वेशन मिलता है। और इस रिजर्वेशन के अनुसार से कट ऑफ जो पिछले 3 वर्षों का रहा है, पिछले 3 बीपीएससी को रहा है, उसका ट्रेंड एनालिसिस, एक विश्लेषण यहाँ पर हमने चार्ट के थ्रू आपको समझाने का प्रयास किया है। आप इसको समझिए। तो अगर सबसे पहले हम 69वीं बीपीएससी जो लास्ट में हुआ, सबसे जो लास्ट 17वीं बीपीएससी के पहले 69वीं बीपीएससी हुआ था, तो उसका मेल और फीमेल, चूंकि फीमेल को भी यहाँ रिजर्वेशन है, कुल मिला के देखें तो 12 कैटेगरी हो जाता है। 6 तो यहाँ है जो जाति के आधार पर है, वर्ग के आधार पर है, और बाकी उनमें फिर महिलाओं का 6 वर्ग है। कुल मिला के 12 वर्ग हो जाते हैं। और इस 12 वर्ग में देखिए तो 69वीं बीपीएससी का मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग कट ऑफ देखिए। तो अनरिजर्व्ड का, जनरल का जो कट ऑफ रहा था 69वीं बीपीएससी में, वो रहा था 91.67। माइनस मार्किंग के कारण पॉइंट में नंबर आ रहा है। तो
91.67 ये रहा था मेल का, और वहीं देखें फीमेल का, तो फीमेल का कट ऑफ रहा 84, ठीक है। फिर आप EWS का देखें तो 86.67, 86.67 कट ऑफ रहा था EWS का, और EWS महिला का कट ऑफ रहा था 77.67, यानी 77.67 रहा था, ठीक है। उसी प्रकार बैकवर्ड कास्ट का कट ऑफ वो रहा था 88.67, यानी 88.67, और वहीं फीमेल का कट ऑफ यानी महिलाओं का जो कट ऑफ रहा था वो 80.67, यानी 80.67, ठीक है। फिर उसी प्रकार EBC का देखें तो 84.67, 84.67, और यहाँ पर 74.67। उसी प्रकार अगर SC का देखें तो इसका कट ऑफ रहा था 75, यानी 75, जबकि SC की महिलाओं का जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 61.33, यानी 61.33। और उसी प्रकार अगर हम SC का देखें तो SC का कट ऑफ जो है यहाँ देखिए SC से भी ज़्यादा बढ़कर ST का कट ऑफ हो गया 79.33, और इधर हो गया 54, यानी महिलाओं का कट ऑफ जो जनजाति महिलाओं का कट ऑफ रहा था वो रहा था 54। तो ये कट ऑफ जो है बदलते रहते हैं प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर और फॉर्म भरने वाले छात्रों की संख्या के आधार पर बदलते रहता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहा था PT का 69वीं BPSC। ठीक उसी प्रकार अगर हम 70वीं BPSC को देखें तो UR का कट ऑफ रहा था 91, लगभग ऑलमोस्ट बराबर है। यहाँ पर आप 91.67 और यहाँ 91, और महिलाओं का भी उतना ही रहा था। यानी ये दो BPSC में अनरिजर्व्ड कैटेगरी को अगर देखें तो उसमें पुरुष और महिलाओं का कोई विशेष अंतर नहीं रहा, कम अंतर रहा। फिर EWS का अगर 68वीं BPSC में देखें तो 87.25, यानी 87.25, ठीक है। और वहीं महिलाओं का कट ऑफ देखें EWS में तो 81.25, यानी 81.25 ये कट ऑफ रहा। तो लगभग ऑलमोस्ट यहाँ भी देखिए समान है, महिलाओं का थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पर ऊपर गया है, ठीक है। फिर बैकवर्ड कास्ट को देखें तो 68वीं BPSC में 87.75 रहा, ठीक है, जो कि लगभग इसके बराबर है, ठीक है। और वही बैकवर्ड कास्ट की महिलाओं का देखें तो 80, तो यहाँ भी देखते हैं कि लगभग इसके बराबर रहा है, ठीक है। फिर एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट अत्यंत पिछड़ी जाति का देखें तो 68वीं BPSC में जो कट ऑफ रहा है वो 86.50 है ना, यानी 86.50, और वहीं महिलाओं का कट ऑफ अत्यंत पिछड़ी जाति महिलाओं का कट ऑफ 76.75, यानी 76.75 रहा है, जो कि अगर यहाँ से तुलना करें तो थोड़ा सा बढ़ा है EW। इससे ये पता चलता है कि पिछड़ी जातियों में थोड़ी जागरूकता आ रही है और वे फॉर्म भी ज़्यादा बढ़ रहा है जो अत्यंत पिछड़ी जातियाँ हैं। शेड्यूल कास्ट का देखें अनुसूचित जाति का तो यहाँ पर 79.25, ठीक है, जो कि पिछले की तुलना में कम से कम 4.25 नंबर अधिक है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ रही है। और यहीं पर महिलाओं को देखें तो महिलाओं के कट ऑफ में भी लगभग 5% का बढ़ोतरी हुई। इससे ये पता चलता है कि शेड्यूल कास्ट में पुरुष और महिलाओं दोनों में शिक्षा के प्रति रुझान बढ़ रहा है, और BPSC जैसे लोकप्रिय आयोग में फॉर्म भरने वालों की संख्या बढ़ रही है, और तभी जो है कट ऑफ भी बढ़ रहा है। काफ़ी चेंजेस देखने को मिल रहा है, कम से कम 4 से 5 नंबर का चेंजेस है। वहीं ST कैटेगरी में देखें शेड्यूल ट्राइब्स में तो यहाँ पर देखिए 79, लेकिन यहाँ घट के आ गया 74, है ना, 74, और महिलाओं का कट ऑफ जो है 54 से बढ़कर हो गया 65। तो ये इस बात के सूचक है कि जनजातियों में महिलाओं की संख्या पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये आपका 69वीं और 68वीं BPSC का कट ऑफ है। अब आइए 67वीं BPSC। तो 67वीं BPSC में अगर UR का कट ऑफ की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ता है, और ये 113 तक पहुँच गया था, ठीक है। और वहीं पर अगर फीमेल की बात करें तो 109, यानी इतना काफ़ी बड़ा कट ऑफ रहा था जो कि BPSC के इतिहास में इतना ऊंचा कट ऑफ नहीं गया था, ठीक है। फिर वहीं EWS का देखें, है ना, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनारक्षित वर्गों में से जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं तो उसका 109 है, और महिलाओं का इसी वर्ग की महिलाओं का 105 है, ठीक है। उसी प्रकार
आप जो है बैकवर्ड कास्ट यानी पिछड़ा वर्ग की जो एनेक्सर 2 में आता है, तो एनेक्सर 2 बैकवर्ड कास्ट एनेक्सर 2 का जो कट ऑफ है वो 67वें बीपीएससी में 105 रहा था, और महिलाओं का भी यहाँ टेली कर गया था, महिलाओं का भी कट ऑफ जो है 105 ही रहा था। ये बहुत बड़ा जो है सामाजिक परिवर्तन को दिखा रहा है। फिर ईबीसी एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट पिछड़ी जाति का देखिए कट ऑफ जो है यहाँ से भी ज़्यादा बढ़ गया, यानी बैकवर्ड कास्ट से भी ज़्यादा बढ़कर हो गया कितना 109। ठीक है, इस बात के द्योतक है यहाँ भी इसका रुझान बढ़ रहा है, और यहाँ पर महिलाओं का कट ऑफ रहा था 102। ठीक उसी प्रकार अगर हम एससी यानी शेड्यूल कास्ट की महिलाओं, शेड्यूल कास्ट के लोगों का 67वें बीपीएससी में देखें तो 104 कट ऑफ रहा, और महिलाओं का कट ऑफ जो है 93 रहा था। ठीक है, और उसी प्रकार एसटी का देखें तो ये कट ऑफ जो पुरुषों का था, पुरुषों का कट ऑफ जो है 100 था, और वहीं जनजातीय महिलाओं का कट ऑफ जो है वो 96 था। तो इस तरह से ये विश्लेषण क्या दिखाता है? ये विश्लेषण दो चीज़ सबसे पहले बताता है। पहला तो ये बताता है कि 67वें बीपीएससी तक का जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गया था। हाई क्यों गया था? हाई इसलिए गया था कि सबसे पहला जो कारण था कि यहाँ निगेटिव मार्किंग नहीं था, यानी 150 में से 150 क्वेश्चन, चूंकि बीपीएससी में 150 क्वेश्चन रहते हैं पीटी में, तो 150 क्वेश्चन को लोग टच कर देते थे और 150 क्वेश्चन बना देते थे। गलत प्रश्नों के लिए कोई दंड नहीं मिलता था। लेकिन क्या हुआ कि 68वें बीपीएससी से गलत प्रश्नों के लिए दंड मिलने लगा, यानी ऋणात्मक अंकन की व्यवस्था की गई, निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई, और जिसके तहत 1/3 नंबर जो है वो काटे जाने लगे। 1/3 नंबर का मतलब हुआ कि अगर आपने 4 प्रश्न सही बनाया और 3 प्रश्न गलत बना दिया, तो 4 प्रश्न में सही में तो 4 नंबर मिला, लेकिन जो 3 प्रश्न गलत बना दिए तो उन 3 प्रश्नों के बदले में 1 नंबर और काट लिया गया, यानी कि अब आपका नंबर बचा 3, जो होना चाहिए था 4। तो निगेटिव मार्किंग के वजह से 3 प्रश्न गलत करने के कारण आपका सही वाला जो जितना संख्या है, जितना प्रश्न को आप सही किए हैं, उसमें से 1 प्रश्न काट लिया जाएगा। अगर आप 6 प्रश्न गलत किए तो 2 प्रश्न काट लिया जाएगा। अगर आप 9 प्रश्न गलत किए तो 3 प्रश्न काट लिए। इसी अनुपात में जितने आप गलत प्रश्न करेंगे उतना निगेटिव मार्किंग, यानी 3 क्वेश्चन पर 1 नंबर वो काटा जाएगा। तो ये सबसे बड़ा चेंजेज आया। दूसरा चेंजेज आया था कि 68वें बीपीएससी के बाद से बीपीएससी ने अपने पैटर्न को यूपीएससी पैटर्न पर लागू करने का प्रयास किया कि हम यूपीएससी पैटर्न पर लागू करेंगे, और यूपीएससी में चूंकि नेगेटिव मार्किंग है तो यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग लागू किया। अब प्रश्नों की प्रवृत्ति में काफ़ी जो है बदलाव लाया गया। हालांकि बदलाव तो ये पीछे से ही चल रहा है, ठीक है, क्योंकि भारत के जितने भी राज्य एग्जाम लेते हैं तो 5 ऑप्शन वाले नॉर्मली जो है कमीशन जो आयोग के एग्जाम 5 ऑप्शन वाले नहीं होते थे। लेकिन 67वें बीपीएससी तक हम देखते थे कि जो एमसीक्यूज प्रश्न पूछे जाते थे उसमें ऑप्शन जो होते थे वो 5 होते थे, परंतु क्या है ऑप्शन की संख्या 68वीं और 69वें बीपीएससी में घटाकर 4 कर दिया गया। और यह भी डिक्लेयर किया गया है कि जो 70वें बीपीएससी का जो क्वेश्चन होगा एमसीक्यू टाइप से होंगे, बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और उनके 4 ऑप्शन होंगे, परंतु नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होगा। तो ये दिखाता है कि कितना चेंजेज आया। जहाँ पर आप अनरिजर्व की बात करें 67वें बीपीएससी में 113 कट ऑफ चला गया था, वहीं यहाँ पर 91 हो गया, यानी कम से कम निगेटिव मार्किंग के कारण 14 अंकों की कमी आया। दूसरे कैटेगरी में अगर हम देखें तो अगर हम बात करें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट में जहाँ 67वें बीपीएससी में 104 कट ऑफ चला गया था, वहीं 69वीं बीपीएससी में घटकर आ गया 75, यानी कहने का मतलब है कि कम से कम 9 अंकों की कमी आई। ठीक है, तो ये निगेटिव मार्किंग के वजह से हुआ है। अब है कि आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, तो ये 68वीं बीपीएससी और 69वीं बीपीएससी कम सीटों के लिए निकला था वैकेंसी, 400, 500, 600 ऐसे, और इस बार तो 2000 सीट है। तो 2000 सीट है तो क्या अधिक लोगों का 2000 सीट का मतलब क्या हुआ कि जितना सीट है उसका 10 गुना, तो 2000 यानी 20,000 रिजल्ट जो है वो 70वीं बीपीएससी में निकालेगा। पीटी में 20,000 के आसपास लोग क्वालिफाई करेंगे, तो निश्चित तौर पर कट ऑफ जो है कम होना चाहिए। परंतु आयोग द्वारा यह भी बयान दिया गया कि 70वीं बीपीएससी के जो प्रश्न होंगे
वो पिछले वर्षों की तुलना में और अधिक कठिन होंगे, यानी धीरे धीरे ये यूपीएससी के करीब जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके बहुत सारे लाभ हानि हैं। पहले क्या होता था, क्वेश्चन मध्यम दर्जे का होता था, सभी लोगों को लाभ होता था, परंतु अब जैसे कठिन हो रहा है, तो कठिन हो रहा है तो जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, लड़के हैं, या जो सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। अगर सही दिशा में सतत प्रयास करें, ठीक है, निरंतर मेहनत करें और एक स्ट्रेटजी बनाकर पढ़ाई करें, तो निश्चित तौर पर आप क्वालिफाई हो सकते हैं 17वीं बीपीएससी में। और एक बार अगर पीटी क्वालिफाई कर गए तो मेंस के लिए आपके पास काफ़ी सारा स्कोप बचता है। ठीक है, वहाँ आप पूरा जो है अपनी मेधा का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो कितना कट ऑफ रहेगा, तो मेरे ख्याल से चाहे सीट चाहे 20,000 हो जाए, 20,000 2,000 सीट हो जाए और 20,000 पीटी का वैकेंसी, पीटी क्वालिफाई करे, सीटों की संख्या लगभग जितना भी हो, कट ऑफ जो है इसी के आसपास रहना है। यानी आप जो एक तरह से बेंचमार्क आप मान सकते हैं कि कितना नंबर आएगा, तो आप 69वीं बीपीएससी को आप फॉलो कर लीजिए कि इसी प्रकार से रहेगा। कैसा रहेगा, तो यूआर को अगर पीटी क्वालिफाई करना है तो 91, तो 91 नंबर नहीं, बल्कि आप जो है कम से कम 100 नंबर लाने की सोचिए। उसी प्रकार यहाँ की महिलाएं हैं तो कम से कम आप 90 नंबर का टारगेट रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का 86 है तो इसका भी टारगेट कम से कम 91-92 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए 77 है तो इसका भी 80, 82, 83, 84, 85 तक इसका जो है टारगेट होना चाहिए। उसी प्रकार अब बैकवर्ड कास्ट पिछड़ा वर्ग है, 88.67 था, तो आपको कम से कम जो है 94-95 नंबर के लिए सोचना होगा। और फीमेल है तो 80 है, तो इन्हें भी कम से कम 85-86 नंबर के लिए सोचना होगा। ईबीसी का देखें तो यहाँ 84 है तो 90 प्लस आपको सोचना होगा, यहाँ 74 है तो आपको 80 प्लस सोचना होगा। उसी प्रकार एससी है तो एससी, चूँकि यहाँ पर देखिए शेड्यूल कास्ट में क्या होता है, काफ़ी वेरिएशन होता है, जो कि आप इधर से दिखाई पड़ रहा है, कभी कटअप बढ़ जा रहा है, कभी कटअप घट जा रहा है। तो यहाँ पर शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के जो भी लोग हैं उन्हें भी हम कहेंगे कम से कम 85 आपका टारगेट होना चाहिए, और महिलाओं के संदर्भ में कहेंगे कि आपका टारगेट कम से कम 80 होना चाहिए, है ना, इतना के लिए आप प्रयास करें। ठीक है, उसी प्रकार अगर एसटी कम्युनिटी के हैं तो इसका जो है लगभग जो है 85 के आसपास आप रखिए, और यहाँ पर आप कम से कम 75 के आसपास रखिए। तो ये एक है एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि आपका 69वीं बीपीएससी के ही आसपास रहने वाला है। एक आध नंबर कम हो सकता है या एक आध नंबर ज़्यादा हो सकता है, तो वही स्टैंडर्ड है। सीटों की संख्या चाहे जो भी हो, ये मत समझिएगा कि 2000 सीट निकला है तो 20,000 रिजल्ट आएगा तो कट ऑफ काफ़ी नीचे चला जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए आपकी तैयारी उसी दिशा में होनी चाहिए और उसी तरह से होना चाहिए कि ये आप 69वीं बीपीएससी के जो कट ऑफ है उसके करीब करीब आप जा सकें। और ये आपको पता लगाने के लिए लगातार अपने आप को टेस्ट करना होगा। और टेस्ट कैसे होगा, ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से टेस्ट होगा, और जो टेस्ट सीरीज चलते हैं तो उनके माध्यम से होगा। अब है क्या कि और क्या करना होगा, आपको पीटी क्वालिफाई करना है तो किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके लिए हम क्या करें। तो क्या करें, सबसे पहला चीज़ है कि कुछ नया ना पढ़ें, है ना, नया सिर्फ करेंट अफेयर्स को पढ़ें। ठीक है, सिर्फ करेंट अफेयर्स को नया पढ़ें, या फिर वैसे टॉपिक्स को पढ़ें जिसको आपने कभी ना कभी पढ़ा हो, चाहे वो 6, 7, 8 क्लास में ही क्यों ना पढ़ा हो, उसको आप नए तौर पर रख सकते हैं। बिल्कुल ही नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, बल्कि रिवीजन करना है ना। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप रिवीजन करिए, खूब रिवीजन करिए, 3 बार 4 बार 5 बार करिए। लिखना संभव है लिखिए, डिस्कशन करिए, पढ़िए, उसको दिमाग में बिठाइए, ठीक है, उसका विश्लेषण कीजिए, सारा चीज़ करिए, रिवीजन करिए। फिर जो है कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको जो याद हमें नहीं रहता है, जैसे कि मान लिया जाए कि हम कहें कि भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो 7वां सबसे बड़ा देश है तो बाकी 6 कौन है, तो उसके लिए आप कोड बना लीजिए। ठीक है, और भारत अगर 7वां है तो 8वां कौन है, ऐसा भी सवाल हो सकता है। भारत में जितने भी भूगोल की बात करें, जितने विश्व मरुस्थल है, भारत में भी जो भी स्थानें हैं तो उसका क्रम निर्धारित करना है। इतिहास का विषय है तो इतिहास में जिस प्रकार से राजवंशों का शासन रहा है उसका क्रमबद्ध जो है आपको स्टडी करना होगा। तो इस तरह से, और जहाँ कभी भी लगे कि ये हमें याद नहीं रहता है तो उसके लिए कोड बना लीजिए। ठीक है, कोड बना लीजिए, जैसे कि
अब मान लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा, ठीक है, तो हम लोगों ने उसको कोड बनाया था फ्रेंच का, फ्रेंच का, फ्रेंच का, ठीक है, इस तरह कोड बनाया था, ठीक है, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, इस प्रकार से कोड बना लिया था। तो ऐसे ही कई कोड होते हैं, इस कोड बनाइए। फिर करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करिए, ठीक है, करंट अफेयर्स पर विशेष फोकस करना है। कहाँ फोकस करना है? नेशनल इंटरनेशनल तो देख ही रहे हैं आप, लेकिन बिहार वाला न्यूज़ का क्या होगा उसको देखना पड़ेगा। चाहे जैसे भी हो, आप बिहार सरकार या बिहार में घटित घटनाएं जो भी पिछले साल 1.5 साल में हुआ है या 2 साल तक चले जाइए बिहार वाला, तो वो सब आपको देखना है, ठीक है। जो भी कुछ पुरानी चीज़ों को भी फिर से देख लेना है। जैसे मान लें 7 निश्चय योजना, ठीक है, बिहार में शराबबंदी योजना, दहेजबंदी योजना, ये सब लागू हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन उसको देखना है। इसी प्रकार की केंद्र सरकार की योजनाएं जो 2014 से मोदी गवर्नमेंट आने के बाद से जिन नई योजनाओं को लागू किया गया था, उसको भी एक झलक देखना है। वो भी करंट अफेयर्स का ही सवाल हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको विशेष फोकस करना है। और चूंकि यहाँ से 30 सवाल पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए बेहद ट्रम्प कार्ड हो सकता है। तो करंट अफेयर्स को फोकस करें और रोजाना 2 घंटा 3 घंटा आप करंट अफेयर्स के लिए निकालें, ठीक है। आगे का करंट अफेयर्स अभी फ़ायदा नहीं होगा। आज से आप पेपर पढ़ते हैं या फिर टीवी देखते हैं, तो ये आपको मेंस के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। पीटी के लिए जो करंट अफेयर्स अब तक बीत चुका है, यानी सितंबर तक का, पिछले साल के सितंबर से लेकर इस साल के सितंबर तक का जो करंट अफेयर्स होगा वो लाभदायक होगा। इसको पढ़ लीजिए। किन्हीं परिस्थितियों में ये करंट अफेयर्स 2, 4, 5 वर्षों तक भी चला जाता है। जैसे केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करते हैं या बिहार सरकार की योजनाओं की बात करते हैं, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। फिर है जनरल साइंस पर फोकस करें। जनरल साइंस पर 2 तरह के साइंस हैं इसमें। एक जो है फिजिकल साइंस है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पर, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ना हो तो यूनिट डायमेंशन पढ़ लीजिए, मोशन पढ़ लीजिए, ग्रेविटेशन पढ़ लीजिए, और थोड़ा बहुत हीट, लाइट, साउंड के बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसी प्रकार केमिस्ट्री है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लीजिए, आप जो पीरियोडिक टेबल है, तत्वों का आवर्तीकरण, वो पढ़ लीजिए, रिएक्शंस पढ़ लीजिए, और कुछ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ें जो है ना, उसको अलग अलग पढ़ लीजिए। जैसे मैंगनीज हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, उसके जो स्पेसिफिकेशंस है, और ख़ास करके ये लुसेंट वाला जो सामान्य विज्ञान है उसमें दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके अतिरिक्त आप देखें तो आप थोड़ा सा जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ लीजिए, कार्बनिक रसायन को पढ़ लीजिए। और बायोलॉजी में है तो बायोलॉजी को 2 भाग में है। एक पेड़ पौधों के बारे में है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण हार्मोन्स वगैरह है, जो पेड़ पौधों को जो क्लासिफिकेशन है, पेड़ पौधों में होने वाला जो रोग है उसको देख लीजिए। अगर इधर जो है जूलॉजी की बात करें तो इधर आप मानव शरीर के सारा सिस्टम को पढ़ लीजिए, ठीक है। हार्मोन्स के बारे में पढ़ लीजिए, ब्रेन के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के होने वाली बीमारियां, है ना, मनुष्य में जो होने वाली बीमारियां हैं उसके बारे में पढ़ लीजिए। तो ये सब काफ़ी फायदेमंद रहेगा। उसके बाद क्या है कि फिर मॉडर्न हिस्ट्री को आत्मसात करें। मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको लास्ट टाइम जो है खूब बढ़िया से पढ़ सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। और एक एक घटनाओं को, किन घटनाओं का, तो कैसे जो है मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, और मुगल साम्राज्य के पतन के समय में किस तरह से भारत में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ, उसके बारे में पढ़ना है। फिर अंग्रेजों ने किस तरह से भारत में पैर जमाया, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई के साथ साथ जितने भी लड़ाई हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध हो, आंग्ल मराठा युद्ध हो, या फिर आंग्ल सिख युद्ध हो, और उसके बाद से जो उनके गवर्नर जनरल आए, उन गवर्नर जनरलों का जो शासनकाल में जो कार्य हुए उसको आप देख लीजिए। फिर जो है भारत में जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुआ उसको देख लीजिए। फिर जो है भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उसको देख लीजिए, और कैसे कैसे संवैधानिक विकास हुआ। और इसके लिए विभिन्न, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 के अधिनियम के बीच जितने भी लगभग जो है 20-22 अधिनियम्स हैं, है ना, चार्टर एक्ट है, भारत शासन अधिनियम है, तो उसको जरूर पढ़ लीजिए। 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से मॉडर्न हिस्ट्री को आत्मसात कर लीजिए। और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो हम बताएंगे कि आप PYQs को पढ़िए। PYQs में
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में जो पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चन है, तो उसमें बीपीएससी को तो देखिए ही देखिए, ठीक है, उसको तो बिल्कुल देखना है, हमेशा देखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि बीपीएससी ना सिर्फ जो है अपने पूछे गए क्वेश्चनों को रिपीट करता है, बल्कि ये कभी कभी यूपीएससी और यूपीपीसीएस के क्वेश्चन को भी कॉपी करता है, ठीक है। तो इस पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसके लिए ज़रूरत है कि पिछले 4-5 वर्षों का यूपीएससी का क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। इसको देखने में मतलब अगर देखना चाहे तो 2-2 घंटा करके लगेगा, 10 घंटा का समय आप निकाल लीजिए, ठीक है। और यूपीपीसीएस का भी पिछले 2-3 वर्षों का प्रश्न को देख लीजिए, यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट होता है, वहाँ से भी आता है, ठीक है। और बीपीएससी का तो पिछले 10 वर्षों का देखना ही देखना है। इससे ये एकदम रामबाण नुस्खा है, इतना फायदा होगा ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो इसको जरूर देखिए, ठीक है। उसके बाद ये कुल मिला के हम 10 पॉइंट यहाँ बनाए हैं कि लास्ट टाइम में जब परीक्षा नज़दीक हो तो ये 10 पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो 10 पॉइंट्स में अभी हम 7 पॉइंट्स बता दिए हैं, 8वां 9वां 10वां क्या है उसको इधर देखिए। तो प्रैक्टिस करें, ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ना सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ेगा बल्कि प्रैक्टिस से यह भी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है, आपका तैयारी का कितना धार है यह भी पता चलेगा। तो प्रैक्टिस के लिए आप सेट प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को भी देखिए, ठीक है। तो ये जरूरी है। और उसके बाद पढ़ाई पढ़ने के लिए आप रूटीन बनाइए ताकि सभी विषय एक साथ कवर हो सके, ठीक। ये नहीं कि एक ही विषय आप पढ़ने में लगे रह गए। इसके लिए मेरा जो है कि यहाँ इंटेंसिव के लिए एक समय में आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना होता है। तो मुझे लगता है कि आप एक दिन में जो है ना 2 विषय पढ़िए, ठीक है। एक दिन में 2 विषय पढ़िए या 3 विषय पढ़िए, फिर दूसरे दिन फिर 2 या 3 विषय पढ़िए, फिर तीसरे दिन। इस तरह से 3 दिन में क्या हो गया कि जितना भी 8-9 सब्जेक्ट्स जो हम बांटते हैं बीपीएससी में वो कंप्लीट हो गया। और फिर उसी सप्ताह में अब अगला 3 दिन में 2 या 3 विषय करके पढ़िए, ठीक है। एक सप्ताह में क्या हो गया कि एक ही विषय को 2 बार पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो उस तरह से रूटीन बनाइए और निरंतर पढ़िए। ये नहीं कि आज पढ़े और कल कोई दूसरा काम करने लगे, ठीक है, आज पढ़ लिए और कल बाजार घूमने लगे, ठीक है। ये निरंतर पढ़िए, ठीक है। और फिर जो है सबसे जो अहम चीज़ है एकदम जो है जो डिस्क्लेमर है हमारा, वो फेस्टिव सीजन को इग्नोर करिए, क्योंकि अभी बीपीएससी का परीक्षा भी का भी समय यही है और बड़े बड़े त्योहारों का सूची भी हमारे पास है। एक से एक त्यौहार है, दुर्गा पूजा 10 दिनों का, ये कहने को 10 दिन है, ये विद्यार्थियों में 15 दिन का डिस्ट्रैक्शन ला देता है, ठीक है। फिर दीपावली है, दीपावली में पूरा घर को साफ सुथरा करना है ना, दिए जलाने हैं, पूजा करने हैं, नए कपड़े पहनने, मिठाई खाने हैं, ठीक है। ये सब जो है आगे भी हो जाएगा। वैसे भी नकली दूध और घी वाला मिठाई खा के आप सेहत को बहुत बड़ा जो है फायदेमंद नहीं बनाने वाले हैं। तो उन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। और फिर छठ पूजा भी है, छठ पूजा में भी कम से कम 7-8 दिन का आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और कुल मिला के आपको देखे तो ये तीनों फेस्टिव सीजन में कुल मिला के 20 दिन जो है ना, ये जो है ये 20 दिन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले या बीपीएससी तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए कब्रगाह सिद्ध होगा, ठीक है। यानी इस बार नहीं तो कभी नहीं, और एक बार जब फेलियर हुए ना तो ये सफलता की फिर लड़ी लग जाती है। अभी मौका है, ये 20 दिन को आप जिसने भी बिल्कुल यूटिलाइज कर लिया तो उसके लिए सफलता एकदम निश्चित है। जो लोग कहते हैं ना कि आप ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, सफलता दौड़ते हुए आपके घर आएगा, मैं कहता हूँ नहीं, आप ये 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लीजिए, ठीक है। किताब तो पढ़ना ही है, कभी भी आप किसी यूट्यूब, किसी गाइड या किसी एक शिक्षक पर डिपेंड मत रहिएगा कि वो जो पढ़ाएगा और उसी से हमारा बीपीएससी हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। आपको शिक्षक से पढ़ना है लेकिन अपना भी दिमाग लगाना है। अगर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर नहीं होगा, ठीक है। तो ये 10 पॉइंट्स को जिन्होंने भी कवर कर लिया, ठीक है, इसको आत्मसात कर लिया, इसको कंट्रोल कर लिया, वो निश्चित तौर पर उसका सफलता सुनिश्चित है और आने वाले 2-4-6 महीना में वही ऑफिसर है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।